अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हमज़ा और आप देख रहे हैं द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। नाजरीन, हिंदुस्तान की तारीख सैकड़ों बादशाहों से भरी हुई है, मगर आज हम जिसका तज़किरा करने जा रहे हैं उसका नाम है अशोका, जिसको दुनिया अजीम अशोका के नाम से जानती है। तो आज हम उसी नाडर लीडर के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसकी ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशोक मौर्य के शहंशाह बिंदुसारा और इसकी मलका धर्मा के यहाँ पैदा हुआ था। वो मौर्य खानदान के बानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, जो बाद में मौर्य खानदान का एक हिंदुस्तानी बादशाह बना, जिसने तकरीबन तमाम बरसगीर पाको हिंद पर हुकूमत की। 232 कबल मसीह से लेकर 269 कबल मसीह तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाहों में से एक अशोक ने कुछ फौजी फतूहात के बाद हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों पर हुकूमत की। इसकी सल्तनत अफ़गानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों से लेकर मशरिक़ में मौजूद बांग्लादेश और हिंदुस्तान की रियासत असम तक, जबकि जनूब में शुमाली केरला और आंध्र प्रदेश तक फैली हुई थी। इसने कांगा नामी रियासत को फतह किया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करते हुए इनके आबाओ अजदाद में से किसी ने फतह नहीं किया था। इसने कांगा जंग की बड़े पैमाने पर हलाकतों को देखने के बाद बुद्ध मत मज़हब को कबूल किया, जो इसने फतह की ख्वाहिश के साथ शुरू किया था। बाद में वो पूरे एशिया में बुद्ध मत की तबलीग के लिए वक्फ हो गया और इसने गौतम बुद्ध के नाम से कई अहम मकामात की निशानदेही करने वाली यादगारें कायम की। अशोका एक बहुत बहादुर और नाडर लीडर तो था ही, मगर उसके साथ साथ वो एक खौफनाक शिकारी भी था। कहा जाता है कि उसने सिर्फ एक लकड़ी की झरी से शेर को मार डाला था। वो बहुत बहादुर और तरबियत याफ्ता था, जो तलवार के साथ अपनी महारत के लिए जाना जाता था। एक खौफनाक जंगजू और बेडर जनरल जो इसकी शोहरत की वजह थी। इसे मौर्य सल्तनत के सूबा ऊंती में फसादात को रोकने के लिए भेजा गया। ठीक 273 कबल मसीह में बिंदुसारा की मौत जानशीनी की वजह से जंग का बायस बनी। कहा जाता है कि बिंदुसारा चाहते थे कि इनका बेटा सशम इनका जानशीन बने, लेकिन अशोक को इनके वालिद के वज़रा ने मदद फराहम की, जिसमें इनके वज़ीर राधा गुप्त नामी ने अहम किरदार अदा किया। चुनांचे अशोक तख्त के जायज़ वारिस से छुटकारा हासिल करके जलते अंगारों से गुजरता हुआ बादशाह बनने में कामयाब हो गया। अशोक की ताजपोशी 269 कबल मसीह में हुई। अशोक के दौरे हुकूमत का इब्तदाई हिस्सा काफ़ी होनहार था। वो मौजूदा दौर की रियासतों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान के साहिल पर मौजूद कलिंगा फतह करने के बाद बुद्ध मत का पैरोकार बन गया। कलिंगा एक ऐसी रियासत थी जो अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत पर फख्र करती थी, जहाँ पर राज धर्म का तस्वर हमेशा से मौजूद था। राज धर्म का मतलब हुक्मरानों का फ़र्ज, जो अंदरूनी तौर पर बहादुरी और शुजाअत की वजह से जाने जाते थे। कलिंगा जंग अशोका की ताजपोशी के 8 साल बाद हुई। ये जंग बहुत बड़ी जंग थी और इसमें 1 लाख से ज़ायद फौजियों और बहुत से आम शहरियों की मौत वाक़या हुई थी, जो दिफा में इकट्ठे हुए थे। 1,50,000 से ज़ायद को मुल्क बदर किया गया। कलिंगा को फतह करने के बाद जब वो इन मैदानों से गुजर रहा था, तो अपनी फतह की खुशी में वहाँ बिखरी हुई लाशों को देखने के बाद बहुत मायूस हुआ। यही वजह थी कि इसने बुद्ध मत मज़हब को कबूल कर लिया था। मगर कलिंगा की फतह अशोका की सबसे बड़ी फतह तस्वर की जाती है। इसको पूरे हिंदुस्तान में जानवरों के लिए हस्पताल बनाने और बड़ी सड़कों की तरज़ाइश और आराइश के लिए सराहा जाता है। अशोका ने एक अंदाजे के मुताबिक 40 साल तक हुकूमत की। इसकी मौत के बाद मौर्य खानदान की हुकूमत सिर्फ 50 साल तक कायम रही। अशोका की बहुत सी बीवियां और बच्चे थे, लेकिन इनके नाम वक्त के साथ साथ खो गए। मगर महिंद्रा और सिंघम तरह जुड़वा बच्चे थे, जो इनकी पहली बीवी
دیوی کے ذریعے اجین شہر میں پیدا ہوئے۔ اس نے انہیں اپنے ریاستی مذہب بدھ مت کو معدوم اور غیر معروف دنیا میں زیادہ مقبول بنانے کا کام سونپا۔ اسی ذمہ داری کے چلتے مہندرا اور سنگھمتھرا سری لنکا گئے اور بادشاہ اور ملکہ ان کے قائل کرنے پر بدھ مت مذہب کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئے، جس کے بعد وہ ریاستی امور نہیں سنبھال رہے تھے۔ اشوکا یعنی موریہ خاندان کا دور حکومت تاریخ سے آسانی سے غائب ہو سکتا تھا جیسے جیسے عمریں گزرتی گئیں، اور اگر وہ اپنی آزمائشوں کا ریکارڈ پیچھے نہ چھوڑتا، اس عقل مند بادشاہ کی گواہی دینے والا کوئی باقی نہ رہتا۔ اس کی گواہی شاندار مجسمہ سازی ستونوں اور پتھروں کی شکل میں دریافت ہوئی، جس میں مختلف قسم کے اعمال اور تعلیمات موجود تھیں جو وہ پتھر کی شکل میں شائع کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکا۔ اشوکا نے جو کچھ چھوڑا وہ قدیم شہر ہڑپا کے بعد ہندوستان کی پہلی تحریری زبان تھی۔ نوشتہ کاری کے لیے استعمال ہونے والی زبان اس کی موجودہ وقت کی بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک تھی، جسے پکرات کہا جاتا تھا۔ سال 185 قبل مسیح میں اشوک کی موت کے تقریباً 50 سال بعد آخری موریہ حکمران برہدرتھ کو موریہ کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف پشیامتر نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ اپنی افواج کا گارڈ آف آنر لینے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے بعد 185 قبل مسیح میں سنگھا خاندان کی بنیاد رکھی اور موری سلطنت کے صرف ایک بکھرے ہوئے حصے پر حکومت تھی۔ موری سلطنت کے بہت سے شمالی علاقے جدید دور کا افغانستان اور شمالی پاکستان ہند یونانی سلطنت بن گئے۔ 1992 میں مائیکل ایچ ہارٹ کی تاریخ میں سب سے بااثر شخصیات میں اشوکا 53 نمبر پر موجود تھے۔ 2001 میں اشوکا کی زندگی کی ایک نیم افسانوی تصویر کشی اشوکا کے نام سے شائع کی گئی۔ ہندوستانی موریہ خاندان کے تیسرے بادشاہ اشوک کو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ مثالی حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں۔ بے شک اشوکا ایک بہادر لیڈر تھا جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔